वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 35th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था, उसको अवॉइड कैसे किया जाए। ठीक, आज हम कुछ मेथड्स देखेंगे। तो यहां पे हमें पढ़ना है मेथड्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस। क्या क्या मेथड्स हैं? पहला है हाइट ऑफ द गियर टीथ मे बी रिड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द अडेंडम, या जिसको हम बोलते हैं स्टबिंग। अभी देखिए मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा, पहले मेथड्स देख लेते हैं। अंडरकट ऑफ द रेडियल फ्लैंक ऑफ द पिनियन, या जिसको हम बोलते हैं अंडर कटिंग। दूसरा मेथड होता है अंडर कटिंग। अब यहां समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला स्टबिंग होता है और दूसरा है अंडर कटिंग। हाइट ऑफ द गियर टीथ मे बी रिड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द अडेंडम। देखिए इंटरफेरेंस हो कब रहा था और कैसे हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि जब एक गियर का टिप, जो अडेंडम सर्कल वाला टिप होता है, जब वो दूसरे गियर के बेस सर्कल के अंदर एंटर कर जा रहा था तभी तो इंटरफेरेंस हो रहा था। जब टिप जो है नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को टच कर ले रहा था तभी क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस हो रहा था। तो जो हाइट है, हाइट जो मेरे गियर टीथ की हाइट है, अगर मैं अडेंडम सर्कल को थोड़ा सा और कम कर दूं, मतलब ये हुआ कि लेट्स से, बात को समझिएगा, यहां पे मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं स्टबिंग का। यहां पर अभी मैं आपको स्टबिंग समझा रहा हूं, ठीक है। अंडरकट हम अगली स्लाइड में देखेंगे, तो समझिए बात को। देखिए ये गियर का टीथ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये गियर का टीथ है और इसके साथ जो यहां पर मेटिंग गियर है इस तरीके से, अभी इसके साथ क्या हो रहा है, ये गियर इसके बेस सर्कल के अंदर एंटर करके इंटरफेरेंस दे रहा है। तो मुझे पता है कि यहां पे एक होता है पिच सर्कल, यहां पर होता है पिच सर्कल, और इस पिच सर्कल के ऊपर के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पिच सर्कल के ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं अडेंडम। अडेंडम बोलते हैं। तो ये जो हाइट है, जब ये वाली हाइट बहुत ज्यादा हो गई तभी तो ये दूसरे के बेस सर्कल के अंदर एंटर कर रहा है। अगर हम किसी तरीके से मॉडिफाई करके इसके अडेंडम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें तो अब ये इसका जो टिप है, ये वाला टिप है, अब वो दूसरे के बेस सर्कल के अंदर एंटर नहीं करेगा, और मे भी करेगा तो बहुत माइन्यूट, या नहीं करेगा। तो उस केस में इंटरफेरेंस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? इसी को हम बोलते हैं स्टबिंग। मतलब पहले जो इसका अडेंडम सर्कल था, पहले इसका अडेंडम सर्कल कहां से पास कर रहा था, पहले इसका अडेंडम सर्कल कहां से पास कर रहा था, पहले इसका अडेंडम सर्कल लेट्स से यहां से पास कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्टबिंग करके इसके अडेंडम को थोड़ा सा कम कर दिया, और अडेंडम को कम करने का मतलब यह हुआ कि अब इसके पिच, इसका जो अडेंडम सर्कल है, मैं उसके अडेंडम सर्कल को लेट्स से यहां से पास करा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा अडेंडम, अडेंडम सर्कल, और जो मैंने बाद में बनाया हुआ है वो मेरा बन गया न्यू अडेंडम सर्कल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, ये बाद वाला न्यू अडेंडम सर्कल, क्लियर। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो है क्या, पिच सर्कल। तो देखिए ये जितने अमाउंट से मैंने अडेंडम को कम कर दिया ना, यहां पे देखिए आपको कुछ अडेंडम कम दिखाई दे रहा है। पहले ब्लू वाली लाइन थी, अब ये डार्क ब्लू वाली लाइन जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं अडेंडम को जितने अमाउंट से हमने कम कर दिया ताकि इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि टिप ही एंटर कर रहा था बेस सर्कल में, जो अडेंडम का टिप था वही बेस सर्कल में एंटर कर रहा था, उसी को हम इंटरफेरेंस बोल रहे थे। तो अब इस टिप को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो जितने अमाउंट से कम किया दैट अमाउंट इज कॉल्ड द स्टबिंग। इसी प्रोसेस को, इसी को हम बोलते हैं स्टबिंग ऑफ गियर टूथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो ये स्टबिंग का मतलब है, स्टबिंग का मतलब समझ में आ गया कि हाइट ऑफ द गियर, जो हाइट ऑफ द गियर है, गियर टूथ है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना बाई मॉडिफाइंग द अडेंडम। अडेंडम को थोड़ा सा हमने कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं स्टबिंग करना।
क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट आता है अंडर कटिंग। क्या करना है? अंडर कट ऑफ द रेडियल फ्लैंक। किसको अंडर कट कर रहे हैं? फ्लैंक को कर रहे हैं, ठीक है, रेडियल फ्लैंक ऑफ द पिनियन। चलिए देखते हैं। स्टबिंग समझ में आ गया? अब देखिए अंडर कट, देखिए तो स्टार्टिंग में क्या है, ये मेरा पिनियन हो गया और ये मेरा गियर हो गया। गियर का ये जो टीथ है, देखिए गियर का जो टीथ है, गियर के टीथ को देखिएगा, ये जो गियर का टीथ है, क्या ये पिनियन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है? ये देखिए पिनियन की प्रोफाइल को मैं रेड कलर से बना रहा हूं। तो देखिए क्या गियर की जो ब्लू वाली लाइन जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, दिखाया हुआ है, क्या वो रेड वाली लाइन को यहां पे कट कर रहा है? इस जगह पे देखिए, यहां पर इस जगह पे कट कर रहा है। मतलब जो गियर है वो पिनियन के फ्लैंक पोर्शन के अंदर जाना चाहता है। फ्लैंक और फेस मैंने आपको बताया था। ये पिच सर्किल यहां से पास कर रहा है, इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो फेस होता है, फेस सरफेस हो गई और ये फ्लैंक सरफेस हो गई। तो जब ये गियर टीथ एंटर करता है तो फ्लैंक के अंदर घुसना चाह रहा है। देखिए यहां से फ्रंट व्यू से ये इसके अंदर ही तो घुसना चाह रहा है यहां पर, और अंदर एंटर करेगा मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मेटल को निकालकर अंदर जैम हो जाएगा, और जैम हो जाएगा वही क्या है? इंटरफेरेंस। तो हमको इसको बचाना है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अंडर कटिंग कर देते हैं फ्लैंक के पास। मतलब जो फ्लैंक मेरा पहले इस तरीके से जा रहा था, इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, क्लियर करता हूं। देखिए जो फ्लैंक मेरा पहले इस तरीके से पास हो रहा है, यही है फ्लैंक। अब मैंने क्या किया, यहां पे जो गियर का टिप है वो क्या कर रहा है, फ्लैंक के अंदर जाना चाहता है, तभी जाम हो रहा है, ठीक, जैमिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अंडर कट करके, इसको थोड़ा अंडर कट करके मैंने फ्लैंक को इस तरीके से बना दिया। मैंने थोड़ा मटेरियल कट करके निकाल दिया ताकि जो मटेरियल, जो टिप दूसरे गियर का इसके अंदर एंटर कर रहा था वो अब एंटर ना करे और जैमिंग की प्रॉब्लम ना आए, मतलब इंटरफेरेंस ना हो। क्या ये बात क्लियर है? पहले कैसे जा रहा था ये, पहले ये कुछ इस तरीके से पास हो रहा था। देखिए पहले ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है पहले इस पे जा रहा था, लेकिन मैंने यहां थोड़ा सा अंडर कट कर दिया ताकि अब ये जो गियर टिप है ये दूसरे के फ्लैंक के अंदर ना एंटर करे। तो इसको बोलते हैं हम क्या, अंडर कटिंग ऑफ द फ्लैंक, अंडर कटिंग। तो अंडर कटिंग करने से इंटरफेरेंस कुछ अमाउंट तक कम तो हो जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि अंडर कट हम किसका कर रहे हैं, अपने टीथ का कर रहे हैं, तो हमारा जो टीथ है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो अंडर कटिंग थोड़े अमाउंट में इंटरफेरेंस कम तो करता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इट वीकन्स द गियर। क्या करता है, ये गियर को कमजोर कर देता है। पावर ट्रांसमिशन अब हम हाई स्पीड पे नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल कमजोर हो गया, तो कम पावर ट्रांसमिट हो सकती है, वो भी लो स्पीड पर, क्योंकि हाई स्पीड पर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आएंगे, पहले से कमजोर, और वाइब्रेशंस और इसमें आ गया तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर पॉइंट? तो अंडर कटिंग से इंटरफेरेंस कुछ अमाउंट में कम तो होता है, लेकिन क्या होता है, इट वीकन्स द गियर, मतलब ये गियर को हमारे कमजोर कर देता है। क्लियर पॉइंट? चलिए अंडर कटिंग देखिए, इफ द अडेंडम ऑफ द मेटिंग गियर इज मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब कह रहा है जो अडेंडम है, समझ में आ रहा है अडेंडम, ठीक है, ऑफ द मेटिंग गियर, जो मेटिंग गियर का अडेंडम है, इज मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब जितनी होनी चाहिए उस लिमिटिंग वैल्यू से भी ज्यादा है, तो क्या करेगा, इट इंटरफेयर्स विद द डिडेंडम ऑफ द पिनियन। तो वो पिनियन मतलब दूसरे गियर के डिडेंडम के साथ इंटरफेयर करेगा, मतलब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। टू अवॉइड इंटरफेरेंस अ रैक विथ सिमिलर टीथ इज यूज्ड टू कट द रूट पोर्शन ऑफ द पिनियन, मतलब हम क्या करते हैं, हम उसके रूट पोर्शन, मतलब
जहां पर फेस पोर्शन डिडेंडम सर्किल होता है, थोड़ा सा हम फ्लैंक के पास कट आउट कर देते हैं। देखिए यही बोल रहा है, यहां पे थोड़ा हम कट आउट करके मटेरियल निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अंडर कटिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो पहला हमने देखा क्या? पहला हमने देखा स्टबिंग, दूसरा हमने देखा अंडर कटिंग। आगे देखिए तीसरा मेथड, देखिए तीसरा क्या है मेथड? बाय टूथ करेक्शन बाय मॉडिफाइंग टूथ प्रोफाइल। ठीक है, बाय मॉडिफाइंग टूथ प्रोफाइल। अब देखिए जो हम टूथ प्रोफाइल पढ़ते हैं ना, उस टूथ प्रोफाइल में साइक्लॉइडल एक ऐसी प्रोफाइल है, जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल है वो होती ही ऐसी प्रोफाइल है कि जिसमें अंडरकट शेप पहले से बना होता है। मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को देखोगे तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल आपको इस तरीके से दिखाई देगी। बात को समझिए मेरी, इस तरीके से यहां पे कहीं बेस सर्कल पास कर रहा होगा जिसके ऊपर से इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हम बनाना चालू करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला आपको कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। दिस इज इन्वॉल्यूट। लेकिन जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है, दैट साइक्लॉइडल प्रोफाइल हैज अ प्रोफाइल इटसेल्फ विद द अंडरकटिंग। मतलब जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल हम बनाते हैं वो इस तरीके की होती है कि जिसमें पहले से ही थोड़ी अंडरकटिंग बनी होती है। इस तरीके से होती है कुछ साइक्लॉइडल प्रोफाइल। मतलब जो साइक्लॉइडल प्रोफाइल होता है उसमें पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ अंडरकटिंग, प्रोफाइल ही ऐसी होती है कि उसमें इस तरीके का शेप होता है। जो अंडरकटिंग हम टूथ में कर रहे थे, देखिए अगर पहले से प्रोफाइल अंडरकटिंग जैसी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से मटेरियल को कट आउट करके निकाल रहे हैं तो वो क्या करेगा? हमारे गियर को कमजोर करेगा। तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती ऐसी है कि इसमें कुछ अंडरकट शेप टाइप पहले से ही बने होते हैं, जो जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हमको नहीं मिलता। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए ये इन्वॉल्यूट हो गया और ये साइक्लॉइडल हो गया। तो आप मेरी बात समझ गए कि साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती ऐसी है, वो थोड़े अंडरकट शेप टाइप की होती है जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। तो अब देखिए इंटरफेरेंस हम इन्वॉल्यूट में हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? समझिए बात को कि पहले मेरा ये है इस तरीके का, ठीक है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? टूथ करेक्शन कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग द टूथ प्रोफाइल। मतलब क्या कहने का है कि हम पूरे को इन्वॉल्यूट रखने के बजाय, ये पूरी की पूरी मेरी प्रोफाइल क्या है? ये पूरी की पूरी प्रोफाइल मेरी जो बेस सर्कल के ऊपर है, लेट्स से ये हमारा यहां से बेस सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, दिस इज बेस सर्कल। तो जो हमारा बेस सर्कल है उसके ऊपर की प्रोफाइल क्या है? इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन्वॉल्यूट को, इस प्रोफाइल को हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे कर सकते हैं? कि भाई हमको पता है साइक्लॉइडल प्रोफाइल में इंटरफेरेंस नहीं मिलता क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इतने ऊपर वाले पोर्शन को हमने क्या किया? इन्वॉल्यूट रखा और उसके नीचे वाले पोर्शन को क्या बना दें? साइक्लॉइडल बना दें। जिसमें अंडर कटिंग हमको करनी पड़ रही थी, अगर हम उतने पोर्शन को साइक्लॉइडल बना दें तो अब हमको मेटल नहीं हटाना पड़ेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि पिच सर्कल के ऊपर वाले पोर्शन को साइक्लॉइडल बना दें और इतने वाले पोर्शन को इन्वॉल्यूट बना दें। तो जिसकी वजह से, इस टिप की वजह से ही तो इंटरफेरेंस हो रहा था जब ये दूसरे के बेस सर्कल में एंटर कर रहा था। तो इसको ही हमने साइक्लॉइडल बना दिया तो भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन इट इज वेरी टफ। देखिए जब डिजाइनिंग की जाती है, गियर को बनाया जाता है, तो एक ही टूथ पर दो तरीके की प्रोफाइल बनाना, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत ही कठिन काम होता है भाई। एक प्रोफाइल तो बनाने में दिक्कत हो जाती है और एक ही टीथ पर दो तरीके की प्रोफाइल बनाना, ये बहुत दिक्कत की बात है। इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आसानी से नहीं बनता। ठीक, तो ये हमें इंटरफेरेंस नहीं देगा, लेकिन इसको बनाना कठिन है, बनाना ही दिक्कत की बात है, एक टूथ पे दो तरीके की प्रोफाइल बनाना। ठीक है, इसलिए जनरली इसको भी हम यूज नहीं करते। अंडर कटिंग को भी हम जनरली यूज नहीं करते, लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज करते हैं।
जहां पे हमें कम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना हो एट अ लो स्पीड, क्योंकि अंडर कटिंग से हमारा मटेरियल क्या हो गया, वीक हो गया। अब मटेरियल वीक हो गया तो ज्यादा हाई स्पीड पे हम उससे वर्किंग ले नहीं सकते, इसको भी जनरली नहीं यूज कर सकते। रीजन कि इंटरफेरेंस तो नहीं देगा, लेकिन एक ही टूथ पर या एक ही टीथ पर गियर के दो तरीके की प्रोफाइल बनाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लियर? चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, अभी हमने थर्ड पढ़ा, फोर्थ पॉइंट क्या है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल। देखिए अगर हम प्रेशर एंगल को बढ़ा देंगे, फाई को अगर हम बढ़ा दें, देखिए दोनों में इनवर्सली रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट कि अगर हम प्रेशर एंगल को बढ़ाते हैं तो बेस सर्किल रेडियस कम होती है, ठीक है, और अगर हम बेस सर्किल रेडियस को बढ़ाएंगे तो प्रेशर एंगल कम होगा। तो देखिए बेस सर्किल रेडियस को हम कम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रीजन मैंने आपको पहले इंटरफेरेंस में समझा रखा है कि अगर यहां से कहीं बेस सर्किल पास हो रहा है और ये डिडेंडम सर्किल पास हो रहा है, इनके बीच का जो पोर्शन है ये है नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर इस नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को हम कम कर दें, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस सर्किल को अब हम और कम कर दे रहे हैं, यहां से पास करा रहे हैं, तो अब देखिए नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल यहां इतनी कम हो गई, लेकिन बेस सर्किल रेडियस को कम करने से फाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फाई बढ़ जाएगा तो हमें जो फोर्स मिल रहा था गियर टीथ पे, देखिए इस तरीके से एफ था, ये कितना आ गया, ये आ गया एफ कॉस फाई, जिसको हमने एफ टी बोला था, और ये आ गया था एफ साइन फाई, जिसको हमने एफ आर बोला था। ठीक है, तो फाई बढ़ने की वजह से ये वाला फोर्स बढ़ जाता है और ये वाला फोर्स कम हो जाता है, जो एफ टी होता है वो कम हो जाता है, और एफ साइन फाई जो एफ आर है वो बढ़ जाता है। तो अगर एफ टी ही कम हो गया तो इसी की वजह से तो हमारा गियर रोटेट कर रहा था, इसलिए अब फाई बढ़ने से दिक्कत क्या आएगी, अगर फाई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारे गियर को रोटेट कराने में दिक्कत आएगी। क्लियर पॉइंट? इसलिए हम ज्यादा प्रेशर एंगल को भी प्रेफर नहीं करते। बात क्लियर है? तो प्रेशर एंगल बढ़ाने से भी क्या होगा, इंटरफेरेंस कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर एंगल बढ़ाने से हमें जो नेसेसरी टॉर्क चाहिए गियर को घुमाने के लिए, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इसलिए जनरली बहुत ज्यादा इसको भी यूज नहीं करते। जो हम यूज करते हैं जनरली अपने क्वेश्चंस में, वो हम यूज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, और इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। ये अब तक का बेस्ट मेथड है, इन पांचों में जितना हमने पढ़ा हुआ है उन सब में बेस्ट मेथड क्या है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ। ये समझ में आ गया ये फोर्थ पॉइंट कि हम प्रेशर एंगल को बढ़ाएं तब भी क्या होगा, प्रेशर एंगल को बढ़ाने पर हमारा इंटरफेरेंस कम होगा, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है कि प्रेशर एंगल को बढ़ाने पर फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो कॉस फाई कम होगा, कॉस फाई कम होगा तो एफ कॉस फाई कम होगा, एफ कॉस फाई कम होगा मतलब एफ टी कम होगा, और एफ टी ही तो हमें क्या दे रहा था, टॉर्क घुमाने के लिए। टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही थी, टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही थी, एफ टी इंटू आर, यही तो हमने लिखा था, दिस टेंजेंशियल फोर्स, और मान लीजिए यहां पे इसकी कुछ रेडियस हो गई आर, ठीक है, तो एफ टी इंटू आर, इसी के अबाउट तो टॉर्क मिल रहा था गियर में। तो अगर एफ टी कम हो जाएगा तो टॉर्क भी कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो गया मतलब जो गियर को रोटेट कराने के लिए नेसेसरी टॉर्क है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब अब गियर को रोटेट कराने में दिक्कत आएगी। इसलिए जनरली हम हाई प्रेशर एंगल को भी यूज नहीं करते। हम जो जनरली यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में या जनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, वो यूज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, एंड इट इज द बेस्ट मेथड। देखते हैं इसको क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। बताइए अब तक क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमें देखना है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। देखते हैं, देखिए नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से हमारा क्या फायदा होता है। देखिए जब हम नंबर ऑफ टीथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टीथ को बढ़ाने से हमारा जो अडेंडम होता है ना, अडेंडम, वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। कैसे, बात को समझिए।
मान लीजिए कोई गियर है जिसपे अभी हमने लेट्स से कुछ 6 टीथ बना रखे हैं, ठीक है, हमने कुछ 6 टीथ बना रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इस पर हम नंबर ऑफ टीथ को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से क्या होगा, इस पर मुझे अगर ज्यादा नंबर ऑफ टीथ लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, टीथ अब मुझे छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर इस पर मुझे नंबर ऑफ टीथ क्या करने हैं, बढ़ाने हैं, तो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अब इस पर मुझे जो टीथ बनाने पड़ेंगे वो छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए इसी शेप का मैं बेस सर्किल लेता हूं, अगर मैं इसी शेप का बेस सर्किल लेता हूं तो अब इस पर अगर मुझे नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने तो छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो अब इस पर मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा नंबर ऑफ टीथ लगा सकता हूं। क्लियर? अब बात को समझिएगा। तो अगर ये जो शॉर्ट हो गया थोड़ा सा, देखिए ये अडेंडम पहले यहां पे जा रहा था, अब अडेंडम यहां से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। साथ में अगर अडेंडम शॉर्ट हो गया तो क्या इंटरफेरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे? अगर अडेंडम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया तो क्या इंटरफेरेंस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। प्लस क्या आपको नंबर ऑफ टीथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको नंबर ऑफ टीथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? अरे हाँ या ना, नंबर ऑफ टीथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टीथ मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो अब यहां पर हम जो कांटेक्ट रेशो पाएंगे ना वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहां पर नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर गया तो यहां पर हमें जो भी कांटेक्ट रेशो मिलेगा उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी पहले से। अब आप कहोगे कैसे इंक्रीज करेगी सर, समझ नहीं आया, कैसे इंक्रीज करेगी? देखिए दिखाता हूं। अच्छा, पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला आपको पता है? इसको मैं हटा दे रहा हूं, फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं। देखिए कांटेक्ट रेशो, मैंने बोला पहले कांटेक्ट रेशो, कांटेक्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई पीसी और सर्कुलर पिच, जिसको हम पाई इंटू एम भी बोलते हैं, ठीक है। आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई। क्लियर? मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज कर दिया। तो नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने की वजह से, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा हमारे पास कि जो m होता है, m इज इक्वल टू डी बाई टी था ना, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करने की वजह से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, मॉड्यूल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल डिक्रीज हो जाएगा, तो मॉड्यूल डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब मॉड्यूल डिक्रीज हुआ तो ये जो पीसी होता है, अरे पीसी क्या होता है भाई? पीसी होता है पाई इंटू एम ही तो होता है। पीसी की वैल्यू क्या होती है? पाई इंटू एम नहीं होती। पीसी हमने क्या पढ़ा हुआ था? पीसी हमने पढ़ा था पाई डी बाई टी, ठीक है। और इसको हम पाई इंटू एम भी तो बोल सकते हैं। तो अगर टी बढ़ाने से एम कम हुआ तो एम कम होने से अगर ये पूरा कम होगा तो पीसी भी तो कम होगा, पीसी कम होगा तो कांटेक्ट रेशो बढ़ जाएगा। कांटेक्ट रेशो बढ़ने का क्या मतलब हुआ? कांटेक्ट रेशो बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इसमें कांटेक्ट रेशो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि कांटेक्ट रेशो मैंने आपको समझाया था कि लोड शेयरिंग, कि अब टीथ पर जो लोड शेयरिंग होगी बट जाएगी। मतलब जो किसी एक टीथ पे ज्यादा लोड जा रहा था अब वो 2 टीथ पर बट जाएगा या एक से ज्यादा टीथ पर बट जाएगा। तो ये भी तो हमारे लिए अच्छी बात है कि अडेंडम कम हुआ, साथ में इंटरफेरेंस भी कम हुआ। साथ में एक अदर बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो किसी एक पर्टिकुलर टीथ पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा था, कांटेक्ट रेशियो बढ़ने की वजह से अब वो लोड शेयर हो जा रहा है।
तो हमारे तीत के जो हाई इंपैक्ट या हाई लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा था या लोड जनरेट हो रहा था किसी एक तीत पर, वो बट गया, मतलब उसके फेल होने के चांसेस भी क्या हो गए, अब कम हो गए। इसलिए इसको हम बेस्ट मेथड बोलते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? अडेंडम क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से हमारा इंटरफेरेंस तो कम हो ही रहा है, क्योंकि अडेंडम छोटा छोटा हो गया, कई नंबर ऑफ टीथ आ गए, छोटे हो गए अडेंडम, तो अब इंटरफेरेंस तो कम हो गया, साथ में ये कांटेक्ट रेशियो को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोड शेयरिंग हो जाती है और किसी एक पर्टिकुलर टीथ पर जो लोड आना चाहिए था अब उतना लोड नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे टीथ पर अब कम लोडिंग आएगी और वो स्मूथली रन करेगा। क्या करेगा? स्मूथली रन करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलिए, क्लियर है पॉइंट? तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है, पॉइंट एम एंड एन आर कॉल्ड द इंटरफेरेंस पॉइंट। ये सब हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सेम वही चीज लिखा हुआ है कि एम और एन जो होते हैं वो इंटरफेरेंस पॉइंट होते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट उनके पहले का होना चाहिए। नाउ the limiting value of addendum circle radius of pinion is 1n and the limiting value of addendum circle is O2m। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट वही है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इसको देखिए, तो हमको यहां से ये चीज समझ में आ गई, हमको यहां से ये चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि अगर हमें इंटरफेरेंस को कम करना है तो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई कि इंटरफेरेंस को अगर हमें कम करना है नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे पास 5 मेथड्स हैं, लेकिन हर एक मेथड के अपने नुकसान अपने फायदे हैं। जैसे अंडर कटिंग, इंटरफेरेंस कम होगा लेकिन हमारा गियर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? मॉडिफाइंग करना पड़ा कि भाई टीथ प्रोफाइल को मॉडिफाई कर दे, एक को इन्वॉल्यूट बना दे, आधे को इन्वॉल्यूट बना दे, आधे को साइक्लोइडल बना दे, लेकिन ये करना ही बहुत बड़ा टफ टास्क है। स्टबिंग करना, इसमें भी क्या होता है, कांटेक्ट रेशियो कम हो जाता है। स्टबिंग में कांटेक्ट रेशियो हमारा कम हो जाता है। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि आपको याद है जब हम स्टबिंग कर रहे थे, तो स्टबिंग में क्या दिक्कत आ रही थी? जब हम स्टबिंग कर रहे थे तो स्टबिंग का मतलब क्या होता है? स्टबिंग का मतलब क्या होता है? स्टबिंग का मतलब होता है अडेंडम को डिक्रीज करना। स्टबिंग का मतलब होता है अडेंडम को डिक्रीज करना। अडेंडम डिक्रीज होगा तो क्या अडेंडम रेडियस डिक्रीज नहीं होगी? अगर अडेंडम कम होगा तो क्या अडेंडम रेडियस डिक्रीज नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। और अडेंडम रेडियस का मतलब होता है आर ए। तो अगर अडेंडम कम होगा तो आर ए भी कम होगा, और अगर आर ए कम होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या था? पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला था आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस और अगले ब्रैकेट में आर प्लस आर, और यहां पे था क्या, साइन फाई। तो ध्यान से देखिए, अगर अडेंडम कम करेंगे स्टबिंग में तो अडेंडम रेडियस कम होगी, अडेंडम रेडियस कम होगी तो क्या मेरा पाथ ऑफ कांटेक्ट कम होगा? बिल्कुल कम होगा। और अगर पाथ ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो क्या आर्क ऑफ कांटेक्ट कम होगा? क्योंकि आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। तो अगर पाथ ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो क्या आर्क ऑफ कांटेक्ट कम होगा? बिल्कुल। और कांटेक्ट रेशियो क्या होता है? कांटेक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी, और अगर आर्क ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो कांटेक्ट रेशियो भी कम होगा। तो जो हमने स्टबिंग पढ़ा हुआ है वो भी फायदेमंद है, लेकिन उसमें कांटेक्ट रेशियो कम हो जाता है। कांटेक्ट रेशियो कम होने का मतलब लोड शेयरिंग कम हो जाती है। मतलब लोड शेयरिंग कम होने का मतलब अब किसी एक ही टीथ पर पूरा का पूरा लोड लग रहा होगा, तो उसके फ्रैक्चर या फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए अगर कांटेक्ट रेशियो ज्यादा है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो उसमें स्टबिंग में ये दिक्कत आ रही थी। तो बेस्ट मेथड हमें मिला नंबर ऑफ टीथ बढ़ाना, कि अगर हम नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दें तो इंटरफेरेंस कम हो जाता है, साथ में कांटेक्ट रेशियो बढ़ता है, ये एक एडिशनल हमें फायदा मिल जाता है। क्लियर? तो हमें यह चीज तो पता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दें तो इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। मतलब
नंबर ऑफ टीथ को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो इंटरफेरेंस और कम हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। मेरी बात को समझिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मुझे पता है कि अगर मैं 50 टीथ रख रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास अगर गियर पर 50 टीथ हैं तो नो इंटरफेरेंस, हमें इंटरफेरेंस नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात, इंटरफेरेंस नहीं मिल रहा, नो इंटरफेरेंस। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं 100 टीथ भी रखता हूं तो भी नो इंटरफेरेंस, क्योंकि जब 50 पे नहीं मिल रहा है तो 50 के बाद मैं कितने भी नंबर ऑफ टीथ रखूं मुझे इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। मतलब 100 टीथ पर भी 100 टीथ पर भी नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो मुझे यह चीज पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ टीथ बढ़ाता चला जाऊं तो मुझे इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, बट वो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या है कि जिस पर मुझे इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। हमें इसमें इंटरेस्ट है इस बार। हमें यह तो पता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टीथ पर इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं मिनिमम कितने नंबर ऑफ टीथ रख दूं कि जिस पर इंटरफेरेंस ना मिले, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। रीजन, क्योंकि देखो आप अगर नंबर ऑफ टीथ बढ़ाते जाओगे तो टीथ अल्टीमेटली है क्या? जब आप टीथ किसी गियर पे लगाते हो तो मटेरियल ही तो लगा रहे हो, और मटेरियल लगा रहे हो तो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने के साथ साथ आपका मटेरियल का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो मुझे मटेरियल कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कितने भी नंबर ऑफ टीथ लगाते चले जाएं। इसलिए कि इंटरफेरेंस ना मिले इसके लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ टीथ लगा दे ताकि मेरा पैसे की भी बचत हो जाए, इकोनॉमिकल फायदा हो। बात समझ रहे हैं? ज्यादा पे तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे वो कम से कम नंबर ऑफ टीथ चाहिए जिस पर इंटरफेरेंस ना हो। तो यहां पे इसलिए हम टॉपिक पढ़ेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। बात समझ में आई कि यहां पे हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की क्यों बात कर रहे हैं? बात समझ में आई कि हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा पे तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हमें वो कम से कम नंबर ऑफ टीथ चाहिए जिस पर इंटरफेरेंस ना मिले, ताकि हमारा इकोनॉमिकल भी साथ ही साथ बैलेंस होता हुआ चले। क्लियर? तो देखिए, इसमें सिंपली आपको मैं डेरिवेशन अगेन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला यहां पर आपके सामने इस जगह पर मिलेगा। ठीक है? देखिए, यहां पे कुछ टर्म्स आएंगे, उनको समझ लीजिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं। जहां पर ए डब्ल्यू लिखा होगा उस ए डब्ल्यू का मतलब क्या है? जहां पर ए पी लिखा होगा उस ए पी का मतलब क्या है? ठीक है? अडेंडम कांस्टेंट, जहां पर ए डब्ल्यू लिखा होगा उसका मतलब होगा अडेंडम कांस्टेंट ऑफ गियर। जहां पर ए डब्ल्यू लिखा होगा वहां पर क्या मतलब होगा? अडेंडम कांस्टेंट ऑफ गियर। और व्हील, गियर या व्हील बोलने का ये मतलब है जो बड़ा होगा। देखिए, दो गियर होते हैं तो दो में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। छोटे वाले को पिनियन बोलते हैं, बड़े वाले को कभी गियर बोलते हैं कभी व्हील बोलते हैं। ठीक? तो डब्ल्यू आपका गियर दिखाएगा या तो व्हील दिखाएगा। एपी का मतलब है अडेंडम कांस्टेंट या अडेंडम कोफिशिएंट फॉर द पिनियन, फ्रैक्शनल अडेंडम फॉर वन मॉड्यूल इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन पिनियन। ठीक है? जिसको हम फ्रैक्शनल अडेंडम भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल अडेंडम क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो अडेंडम होगा ना, अडेंडम, उस अडेंडम फॉर पिनियन या गियर को हम कैसे लिखते हैं? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? अडेंडम अडेंडम फॉर पिनियन। जब हम पिनियन के लिए अडेंडम लिखते हैं तो अडेंडम फॉर पिनियन के लिए क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट है पिनियन का उसमें मॉड्यूल से गुणा कर दीजिए। जब हम मॉड्यूल में कोफिशिएंट से गुणा करते हैं तो हमको अडेंडम मिल जाता है। मतलब इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं कि अडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू अडेंडम कोफिशिएंट। बात समझ में आ रही है? अडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू अडेंडम कोफिशिएंट। अब यहां पर
जो अडेंडम है वो अडेंडम किसी का भी हो सकता है, तो जिसका अडेंडम आप लिखोगे उसी का अडेंडम कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अडेंडम फॉर पिनियन, तो पिनियन का अडेंडम निकालने के लिए यहां पर आपको पिनियन का अडेंडम कोफिशिएंट रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर यहां पे मैं लिखता अडेंडम ऑफ गियर, तो गियर का अडेंडम कैसे निकालते? अडेंडम कोफिशिएंट इस बार मुझे व्हील या गियर का लेना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम मॉड्यूल से। क्या ये बात समझ में आई? वही लिखा हुआ है अडेंडम ऑफ गियर और अडेंडम ऑफ पिनियन। गियर रेशियो मैंने आपको बता रखा था पिछले लेक्चर में ही, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील, देखिए ये गियर पे बात कर रहे हैं हम, कैपिटल जी लिखिएगा। अगर गियर पे आपको नंबर ऑफ टीथ रखने हैं तो गियर पर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए ताकि इंटरफेरेंस ना हो? तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ द गियर रेशियो, द प्रेशर एंगल, अडेंडम कोफिशिएंट। मतलब जब आपको अडेंडम कोफिशिएंट पता हो, गियर रेशियो पता हो, या कभी कभी गियर रेशियो नहीं दिया होता तो वो आपको नंबर ऑफ टीथ बता देगा कि गियर पे नंबर ऑफ टीथ लेट्स से 54 है, ठीक है, और बोल देगा कि जो पिनियन है पिनियन पे 18 है, तो ये कैपिटल टी हो गया क्योंकि गियर पर है, और ये पिनियन हो गया तो इसको स्मॉल टी से लिखेंगे। तो गियर रेशियो कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला टी बटे में छोटा वाला टी, कितना आ जाएगा? 3। तो कभी कभी आपको गियर रेशियो डायरेक्टली बता देगा, कभी कभी आपको नंबर ऑफ टीथ दे देगा, तो वहां से हम निकाल सकते हैं गियर रेशियो। क्लियर? आगे देखिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला क्या हो गया फॉर द गियर? ये फॉर द गियर है, पिनियन के लिए अलग होगा। तो गियर के लिए कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ AW। देखिए जब हम गियर के नंबर ऑफ टीथ निकाल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, वो भी कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब आपसे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की बात करेगा। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन जी, ब्रैकेट में 1 अपॉन जी प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, साइन स्क्वायर फाई और -1। देखिए अंडर रूट सिर्फ यहां तक पे लगा हुआ है, अंडर रूट सिर्फ यहां तक पे लगा हुआ है, 1 पे अंडर रूट नहीं लगा है। ध्यान दीजिएगा इस पर, 1 पर अंडर रूट नहीं है, ठीक है। अंडर रूट सिर्फ इतने पे लगा हुआ है और -1 बाहर है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो ये फॉर्मूला, ये सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान है। 2 टाइम्स ऑफ AW, देखिए ऐसे 2-3 बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ AW अंडर रूट में जब हम TG निकाल रहे हैं गियर पर, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 1 प्लस 1 अपॉन जी प्लस 2, यहां पर साइन स्क्वायर फाई, इस पर अंडर रूट और बाहर हो गया -1। बस 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब यहां पर हमने पिनियन पे निकाल लिए, पिछले वाले केस में हमने गियर पे बात की थी, इस वाले केस में यहां पिनियन पर है, तो जो यहां पर G 1 अपॉन में था यहां पर G ऊपर आ जाएगा। फॉर्मूला पूरा वही है। तो यहां पर स्मॉल टी, पिनियन पर कितने नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे? पिनियन का निकालना है तो यहां पे जो अडेंडम कोफिशिएंट लेंगे, दिस इज द अडेंडम कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, दिस AP इज द अडेंडम कोफिशिएंट, ठीक है। अडेंडम नहीं है, ये अडेंडम कोफिशिएंट है। अडेंडम कैसे निकलता है? अडेंडम हमें तब निकलता है, अडेंडम इज इक्वल टू, जब हम कोफिशिएंट में मॉड्यूल का गुणा करेंगे तब अडेंडम निकलता है, किसी का भी, पिनियन का या गियर का। डिवाइडेड बाय यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहां पे G हो जाएगा, G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई और यहां पर -1। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पिनियन। ठीक, ये पिनियन का फॉर्मूला है। अब कैसे आया अगर मैं डेरिवेशन बताने लग जाऊंगा, दैट हैज नो इंपॉर्टेंस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सिंपली फॉर्मूला याद रखो और इस पर न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? देखिए, फॉर इक्वल नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड व्हील, मान लीजिए कह रहा है कि जो हमारा पिनियन और गियर है, अगर उस पर इक्वल नंबर ऑफ टीथ हो गए, मतलब कैपिटल T और स्मॉल t बराबर हो गए, कह रहा है गियर पर जितने नंबर ऑफ टीथ हैं पिनियन पर ही हो गए। देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला,
तो ये जो टी आप यहां से इस फॉर्मूले से निकालोगे, यहां पर ये जो टी सॉल्व होके आएगा, ये है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। ध्यान रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, कि जिस पर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में, पहले इसको मैं हटाता हूं, कंफ्यूजन मत रखिएगा, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। मान लीजिए आपको दिया है कि गियर पर, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, 54 नंबर ऑफ टीथ है, और सॉरी ये कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू, और जो पिनियन है, पिनियन पे जो नंबर ऑफ टीथ है वो 18 है। ठीक है, तो गियर रेशियो कितना आ गया? गियर रेशियो आ गया 54 डिवाइडेड बाई 18, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया? 3। तो इस पर क्या हो रहा है, इस नंबर ऑफ टीथ पर अभी इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए जिस पर इंटरफेरेंस ना हो। बात समझ पा रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए जिस पर इंटरफेरेंस ना हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ यहां से निकालेंगे। जब भी आपसे बोले मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, चलिए इस पर आते हैं। हाँ, यहां पे हम बता रहे थे, इस वाले केस में अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ टीथ दे दे, मतलब कैपिटल टी और टीपी बराबर दे दे, ठीक है, यहां पर आपको कह रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों बराबर हो गए। तो अगर दोनों बराबर हो गए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू स्मॉल टी। तो गियर रेशियो कितना आ जाएगा? कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, दोनों बराबर है तो गियर रेशियो क्या आ जाएगा? 1। गियर रेशियो 1 आ गया, तो जो हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला लगाते हैं वो कितना हो जाएगा? बताइए, वो कितना हो जाएगा फॉर द 1 मॉड्यूल? अरे कितना हो जाएगा? यहां पे 1/g होता है ना, और g+2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 3 ही तो हो जाएगा यार, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। 2 टाइम्स ऑफ AW डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/g प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1, यही तो होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला। तो यहां पे g की वैल्यू 1 रखिए, तो 1/1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन द पिनियन एंड द गियर हैज द इक्वल नंबर ऑफ टीथ। क्लियर? ये हमारे सिस्टम है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि 14 डिग्री और 20 डिग्री पर कितने कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के वन लाइनर आ जाता है कि 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं? तो 18 होते हैं। 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टब वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं? 14। ठीक है, ये डिग्री, ये सिस्टम हमने बनाए हुए हैं कि इस सिस्टम में कितने कितने नंबर ऑफ टीथ रखते हैं फॉर द डिजाइनिंग पर्पस। जैसे जब भी हम डिजाइन करते हैं तो एक डिजाइन का पैरामीटर होता है कि इस डिजाइन के अंदर हमको इतने नंबर ऑफ टीथ रखने हैं। तो 14.5 कंपोजिट सिस्टम में 12, ठीक है, 14.5 फुल डेप्थ में 32। क्लियर पॉइंट? तो इसको आप ऐसे याद रखो, देखो मैं आपको बताता हूं इसको इस तरीके से, 14.5, ठीक है, फिर 20, फिर 20, फिर 14.5। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखिए जो बीच में है, बीच में 20 है, आपको ये याद रखना है बीच में 20 है। अब नंबर ऑफ टीथ को कम करते हुए चले जाइए, मतलब सबसे पहले 32 से स्टार्ट करिए, यहां पर 32 है इसके सामने, ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या हो गया? यहां पर 18 हो गया, फिर इसके सामने 14 हो गया, फिर इसके सामने 12 हो गया। देखिए ऐसे, इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि बीच में 20 है, ठीक है। बीच में 20 डिग्री है तो साइड साइड में 14.5 हो जाएगा। अब तो आप 32 से 12 तक आ जाओ, 32, 18, 14, 12, 32, 18, 14, 12, 32, 18, 14, 12, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्टिंग के जो दोनों है हमारे, स्टार्टिंग के दोनों, ये दोनों फुल हो जाएंगे, ठीक है।
जो स्टार्टिंग के दोनों हैं, ये स्टार्टिंग के दोनों, ये भी फुल हो जाएगा, फुल डेप्थ सिस्टम, और ये भी फुल डेप्थ सिस्टम हो जाएगा। देखिए ये भी फुल डेप्थ सिस्टम और ये भी फुल डेप्थ सिस्टम, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला कंपोजिट, सबसे लास्ट वाला कंपोजिट। स्टार्टिंग के दोनों फुल, लास्ट का कंपोजिट, तो यही बचा जिसमें 14 नंबर ऑफ टीथ है, और ये कौन सा होगा, स्टब, यही बचेगा। तो बचा कौन सा है, स्टब वाला। ठीक, ये फाइनली आपको याद ही रखना है। क्लियर। रैक एंड पिनियन देखिएगा, रैक एंड पिनियन। मैंने रैक एंड पिनियन आपको बताया था कि रैक एंड पिनियन में क्या होता है कि एक गियर होता है जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होती है, मतलब कुछ इस तरीके का होगा अरेंजमेंट। जो एक गियर है, एक गियर कुछ इस तरीके का है, और पिनियन है दूसरा गियर जो इसके बीच में कुछ इस तरीके से उसका गियर आके इसको रोटेट कराएगा। गियर का ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा, देखिए ये पिनियन रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और उस पिनियन का जो टीथ है, इस रैक के बीच में जो पिनियन का स्पेस टीथ फंसा हुआ है, जब ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो रैक भी किधर जाएगा, रैक भी इस लाइन में लीनियर मोशन करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो रैक एंड पिनियन में क्या होता है, रैक एक ऐसा गियर होता है जिसकी इनफाइनाइट रेडियस होती है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन गियर होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में इसके टीथ बने होते हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन की रेडियस कहां पे मानी जाती है, इनफाइनाइट पर। किसी भी स्ट्रेट लाइन की रेडियस इनफाइनाइट पर मानी जाती है, इसलिए रैक क्या है, रैक एक तरीके का इनफाइनाइट रेडियस का हम पिच सर्किल मान सकते हैं। क्लियर पॉइंट। नाउ अब ये जो बेस सर्किल बना है, किसका बना हुआ है, ये बेस सर्किल बना है पिनियन का। दिस इज पिनियन, दिस इज पिनियन। तो थोड़ा सही कर देते हैं। दिस इज पिनियन, ठीक है। ये पिच लाइन हो गई। देखिए यहां पे पिच लाइन को स्ट्रेट क्यों बनाया है, क्योंकि भाई रैक है ना, तो रैक की तो पिच लाइन स्ट्रेट ही होगी। अगर मैं रैक की पिच लाइन बनाऊंगा तो स्ट्रेट होगी, और अगर सर्किल की होती वो तो कर्व होती। ठीक, ये पिच सर्किल मैंने पिनियन का बनाया हुआ है। दिस इज बेस सर्किल ऑफ द पिनियन, दिस इज द पिच सर्किल ऑफ द पिनियन, ठीक है, एंड दिस इज द अडेंडम सर्किल ऑफ द पिनियन। मतलब सिंपली अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन बना दी, लाइन ऑफ एक्शन, और कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना हुआ है उसको हमने कितना बोल दिया, प्रेशर एंगल फाई। तो अगर ये प्रेशर एंगल फाई है तो यहां पर भी प्रेशर एंगल फाई होगा। सिंपली ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है जो आपको दिखाया हुआ है। तो दिस जो फिक्स तरीके से बना हुआ है वो रैक का एक टीथ है, उसके साथ यहां पर मैशिंग में आ रहा है पिनियन। ठीक, पिनियन का बेस सर्किल, पिनियन का पिच सर्किल, और अडेंडम सर्किल यहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है, प्रेशर एंगल को दिखाया है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल लाइन, और कॉमन टेंजेंट लाइन इस तरीके से जा रही है। ये कॉमन टेंजेंट लाइन जा रही है, और ये आ रही है कॉमन नॉर्मल लाइन। इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बना उसको क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया फाई, उसको हमने बोल दिया ये दिस एंगल फाई। और अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा। कैसे, कल एक नियम पढ़ा था हमने, दो रेखाओं के बीच वही एंगल होता है जो उनके लंबवत रेखाओं के बीच होता है। तो पिनियन देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से रैक भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके का मैकेनिज्म भी हम बोल सकते हैं कि रोटरी को ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज करना। रैक एंड पिनियन कैसे काम करेगा, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करेगा। क्लियर। तो इसके लिए अगर हमें नंबर ऑफ टीथ निकालने हो तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, कि अगर हमारे पास रैक एंड पिनियन टाइप का कोई अरेंजमेंट है तो
तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? ये 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। रैक एंड पिनियन के लिए कितने नंबर ऑफ टीथ आते हैं? इसके लिए जो टी मिनिमम होता है फॉर रैक एंड पिनियन वो होता है 2AR डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, कितने हैं? टू अवॉइड इंटरफेरेंस लेट द एडॉप्टेड वैल्यू फॉर द अडेंडम ऑफ द रैक बी ARM। तो ये अडेंडम कोफिशिएंट है किसका? रैक का। AR लिखा हुआ है ना, तो AR मतलब रैक की बात कर रहा है ये। AR इज द अडेंडम कोफिशिएंट। ठीक है, तो अवॉइड इंटरफेरेंस कितने होने चाहिए? कितने नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए? T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। तो ये दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज ओनली फॉर द रैक एंड पिनियन। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज ओनली फॉर द रैक एंड पिनियन। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ हम रैक एंड पिनियन के लिए ही लगाएंगे। जब आपको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट दिया होगा तो T इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इज इक्वल टू 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। ये सिर्फ हम किसके लिए लगाएंगे? ये हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ रैक एंड पिनियन के लिए। बाकी जो दो फॉर्मूले पड़े हैं वो जब हमारे पास गियर और पिनियन अरेंजमेंट होगा, मतलब दोनों गियर होंगे, और अगर दोनों गियर में से एक को हम रैक बना दे और एक को पिनियन। रैक का मतलब समझ गए आप, जब गियर के टीथ एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, तब हम पर्टिकुलर इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो जब आप साइन की वैल्यू यहां पे रखोगे ना, कितनी 20 डिग्री, जब आप साइन 20 डिग्री रखोगे और AR की वैल्यू को 1 ले लोगे तो ये टीथ सॉल्व करने पर कितने आ जाते हैं? 18। ठीक है, कितने टीथ आ जाते हैं ये सॉल्व करने पर? 18। आप यहां पे रख के देखिएगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। जब आप यहां पर 20 डिग्री को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर लगभग 18 के करीब आंसर आता है। तो वही बोल रहा है फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल जो T मिनिमम आएगा इसके लिए कितने आ जाएंगे? 18। ठीक, क्वेश्चन, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए करता है रैक एंड पिनियन? लीनियर मोशन टू रोटरी, रोटरी मोशन टू रोटरी, लीनियर टू लीनियर, या रोटरी टू लीनियर? बताइए क्या कर रहा है? अरे भाई, जब पिनियन घूम रहा है तो पिनियन घूमने की वजह से क्या हो रहा है? रैक चल रहा है ना हमारा। मैंने बताया ना, रोटरी को किस में कर रहा है? लीनियर मोशन में कर रहा है। पिनियन घूम रहा है तो रैक मेरा आगे बढ़ रहा है, तो रोटरी को किस में चेंज कर रहा है? लीनियर मोशन में। बात समझ में आ गई? कंडीशन फॉर इंटरचेंजेबल गियर्स, कंडीशन फॉर इंटरचेंजेबल गियर्स। ठीक, द गियर्स आर इंटरचेंजेबल इफ दे हैव सेम मॉड्यूल। देखिए, इसको समझिएगा, कि हम गियर्स को इंटरचेंजेबल गियर्स कब बोलेंगे। ठीक है, द गियर्स आर इंटरचेंजेबल इफ दे हैव सेम मॉड्यूल। अगर हमारे पास दो गियर हैं जिनकी मॉड्यूल सेम है, ठीक है, सेम प्रेशर एंगल है, सेम अडेंडम्स और डिडेंडम्स हैं एंड सेम थिकनेस है, तो हम उन दोनों गियर को आपस में चेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब मेरे पास दो गियर का अरेंजमेंट है, एक गियर इस तरीके से है और दूसरा गियर लेट से इधर ऐसे पास कर रहा है। द गियर्स आर इंटरचेंजेबल इफ दे हैव, मतलब मान लीजिए यहां पर मुझे दिस इज गियर नंबर 1 और गियर नंबर 2, दिस गियर नंबर 1 को मुझे, गियर नंबर 1 को लेट से कोई गियर नंबर 3 है उससे इंटरचेंज करना है, मतलब बदलना है। तो गियर्स आर इंटरचेंजेबल। कब बदल सकते हैं? G1 को G3 के साथ, गियर नंबर 3 के साथ। कि इंटरचेंजेबल की जब कंडीशंस पॉसिबल हो, और इंटरचेंजेबल की कंडीशंस क्या होती हैं? ये कि उनका सेम मॉड्यूल होना चाहिए, साथ में सेम प्रेशर एंगल होना चाहिए, सेम अडेंडम और डिडेंडम होना चाहिए, और साथ में सेम थिकनेस भी होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि हमारे पास दो गियर्स क्या है? इंटरचेंजेबल। मतलब उनका अडेंडम, डिडेंडम, प्रेशर एंगल, मॉड्यूल और सेम थिकनेस। अच्छा, अगर मॉड्यूल सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं सर्कुलर पिच भी सेम होगा? बताइए, मैं बोल रहा हूं कि अगर मॉड्यूल सेम है तो क्या सर्कुलर पिच भी सेम होगा? अरे बिल्कुल सेम होगा यार। पीसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? पाई इंटू एम ही तो पढ़ा है।
पीसी सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू एम। तो अगर एम सेम है किन्हीं दो गियर्स का, तो क्या उनका सर्कुलर पिच भी सेम नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गई इंटरचेंजेबल की कंडीशंस। दीज आर द 4 कंडीशंस। सेम एम होना चाहिए, सेम प्रेशर एंगल होना चाहिए, सेम अडेंडम डिडेंडम होना चाहिए, अडेंडम डिडेंडम होना चाहिए, और सेम टी होना चाहिए, थिकनेस, सेम थिकनेस। बात क्लियर है? अब ये देखिएगा, कंडीशन फॉर द मैशिंग गियर, मतलब अगर दो गियर आपस में मैश कर रहे हैं, दीज आर नोट पॉइंट्स, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब हमारे पास जब भी इसकी जरूरत गियर ट्रेन्स में भी पड़ेगी, कि जब भी हमारे पास दो गियर मैश कर रहे होते हैं या दो गियर आपस में कांटेक्ट में हैं, जो भी दो गियर आपको दिख जाए आपस में कांटेक्ट में हैं, दो चीजें तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो उनके लिए कि उन दोनों का मॉड्यूल सेम होगा और उन दोनों का प्रेशर एंगल सेम होगा। क्या बोला मैंने? कि अगर दो गियर आपस में मैश कर रहे हैं, मतलब दो गियर आपस में कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में दो गियर, तो उन दोनों कॉन्टैक्टिंग गियर के लिए मॉड्यूल सेम होगा पहला तो, और दूसरा प्रेशर एंगल सेम होगा। मॉड्यूल कैसे सेम होगा इसको समझ लीजिए, प्रेशर एंगल तो सेम होगा, ये तो समझ ही आ रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से जाएगी और कॉमन टेंजेंट मैंने यहां पे खींचा, तो जो प्रेशर एंगल यहां बनेगा वही प्रेशर एंगल यहां पर भी तो बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर एंगल क्या हो गया? सेम हो गया। मॉड्यूल समझिए, मॉड्यूल कैसे मतलब हुआ? मॉड्यूल होता है डी बाई टी, ध्यान से समझिए 30 सेकंड के लिए सिर्फ इधर ध्यान लगाइए, इसको पहले मैं हटा दूं। देखिए ये तो मैंने बता दिया, मॉड्यूल समझिएगा, मॉड्यूल देखिए यहां पे मैंने दो गियर की मैशिंग दिखा दी। अब आप समझिए मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी, ये होता है। अच्छा ये डी बाई टी क्या बता रहा है? कि पर टीथ में कितनी डायमीटर है, या आप इसको ऐसा समझो, अगर मैं सर्कुलर पिच बोलूं, सर्कुलर पिच, तो सर्कुलर पिच का मतलब क्या होता है? पाई डी डिवाइडेड बाई टी, यही तो पढ़ा था। और सर्कुलर पिच हमने पढ़ा था कि एक तीत सरकमफेरेंस पे कितने स्पेस को ट्रेवल कर रहा है, यही तो पढ़ा था जब मैं आपको बता रहा था कि लेट्स से पाई डी की वैल्यू अगर मैं 100 ले लें और थिक नंबर ऑफ टीथ 4 ले लें, तो सर्कुलर पिच कितनी आ गई? 25। और सर्कुलर पिच को हमने कैसे डिफाइन किया था वहां पर जब मैं आपको समझा रहा था? लेट्स से 1। ये अधिकतर लोगों को ये पॉइंट समझ ही नहीं आता। देखिए सर्कुलर पिच अगर 25 है उसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। इस वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 25। ये मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल में जब मैं आपको सर्कुलर पिच समझा रहा था। देखिए सर्कुलर पिच का मतलब क्या हुआ कि सरकमफेरेंस पर एक पर्टिकुलर टीथ ने कितने स्पेस को, कितने सरकमफेरेंस को घेरा हुआ है, यही तो मतलब हुआ कि सरकमफेरेंस ने, एक टीथ ने कितने सरकमफेरेंस को घेरा हुआ है, कितना स्थान उसका लिया हुआ है। तो जो गैप क्रिएट हो रहा है, बात समझिएगा, जो गैप यहां क्रिएट हो रहा है, अगर दूसरे वाले की भी थिकनेस उतनी नहीं हुई, जो मेटिंग गियर है अगर उसकी भी सेम स्पेस नहीं हुई जितनी इसकी है, मतलब ये जितना स्पेस यहां छोड़ रहा है, अगर सेम स्पेस
उस मेटिंग गियर की भी नहीं हुई, तो क्या ये दोनों गियर आपस में कांटेक्ट में आ पाएंगे? एंटर ही नहीं, मेटिंग ही नहीं हो पाएगा, दोनों गियर में मैशिंग ही नहीं हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्या बता रहा है? सर्कुलर पिच क्या बता रहा है कि सरकमफेरेंस पर पर्टिकुलर टीथ ने कितना स्पेस लिया और कितना स्पेस छोड़ा। तो जितना स्पेस लिया और जितना छूटा हुआ है, अगर दूसरे वाले का भी टूथ थिकनेस उतना नहीं हुआ जितना इसका है, तो क्या दोनों यहां पे कांटेक्ट में आ पाएंगे? नहीं। इसलिए दोनों का सर्कुलर पिच क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सर्कुलर पिच सेम होगा तभी तो जितना स्पेस छूटा है उसमें दूसरा टीथ एंटर कर पाएगा उतना ही, तभी तो मेटिंग हो पाएगी। अब देखिए, मैंने बोला सर्कुलर पिच सेम होना चाहिए, मतलब PC1 बराबर PC2 होना चाहिए। यहां पर देखिए PC1 का क्या मतलब हुआ? सर्कुलर पिच पाई इंटू एम होता है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? पाई इंटू M1 हो जाएगा क्योंकि PC1 है, और PC2 मतलब पाई इंटू M2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना हो गया? मतलब M1 बराबर M2। इसका क्या मतलब हुआ? वही मैं बोल रहा हूं कि दोनों का जो मॉड्यूल है M1 बराबर M2 होना चाहिए, मतलब मॉड्यूल मस्ट बी सेम। दोनों का मॉड्यूल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी उनमें मैशिंग हो पाएगी। और प्रेशर एंगल सेम होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तभी दोनों की मैशिंग हो पाएगी। तो दीज आर द टू कंडीशंस विच आर द यूनिवर्सल ट्रुथ मान लीजिए आप, मतलब ये हमेशा होगा कि जब भी दो टीथ आपस में कांटेक्ट में आए हैं तो उनके लिए आप आंख बंद करके दो चीज तो बोल ही दो कि सर उनका मॉड्यूल सेम होगा और प्रेशर एंगल तो सेम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। नाउ ये हमारा लास्ट चीज बचा हुआ है जो मुझे यहां पर कंपैरिजन करानी है। तो ये मैं कंपैरिजन आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा जब मैं गियर टीथ के जो न्यूमेरिकल सीट्स हैं, आपकी जो न्यूमेरिकल सीट्स हैं क्वेश्चंस की, उनके साथ बताऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है? तो जब मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये चीज मैं वहां पर आपको सॉल्व करा के बताऊंगा, मतलब विद एग्जांपल्स मैं आपको ये सारी चीजें वहां पे बताऊंगा। तो यहां पर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है गियर का, वो फिनिश हो चुका है। वैसे भी मैंने आपको इन्वोल्यूट और साइक्लॉइडल पढ़ा रखा है अलग अलग, यहां पर उनका कंपैरिजन किया गया है, दैट्स इट। यहां पर उनका कंपैरिजन किया गया है। वैसे तो आप इसको अपने आप से पढ़ सकते हो, बट फिर भी जो क्वेश्चंस की सीट है उसमें मैंने साइक्लॉइडल और इन्वोल्यूट के क्वेश्चंस रखे हैं, तो वहां पर मैं इनको उसके साथ बताऊंगा। ठीक है? तो यहां पर मेरी तरफ से आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस लगाते रहिए। क्वेश्चंस की सीट हम लोग बना रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन रिकॉर्ड होगा आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है? क्वेश्चंस आप लगाते रहिए अच्छे से, और यूथ पब्लिकेशन या प्रीवियस ईयर जो भी आपको मिले, जहां से भी आप क्वेश्चंस लगाते जाओ अच्छे से, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक? यहां पर चैप्टर हमारा ये चैप्टर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका बाद में हम देखेंगे गियर ट्रेन्स जो है, ठीक है, वो इससे लिंक्ड है। चैप्टर 6 तक बिल्कुल चार्ट डालिए जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले। ठीक है? चलिए यहां तक रखते हैं, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।